विषय विषय मांग रहे हैं सर। अच्छा, पहले डांस करें, विषय तो बाद में, लास्ट में मिलेगा आपको। अभी डांस का पीरियड है। स्वागत है। लकड़ी की काठी। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की तुम पर मारा हथौड़ा, दड़ा दौड़ा, घोड़ा धक्का मांडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। जी धन्यवाद। क्या बात है, डांस डांस डांस, नृत्य। क्या बात है, क्या गजब का यार, क्या गजब का, क्या गजब का यार, क्या गजब का, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। वही, जी 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 जी, क्या बात है। आज नेट काम नहीं कर रहा, जा रहा हिल रहा ज्यादा। वही यार, पर्दा बहुत बढ़िया। जी। चलिए, आदरणीय आकाश सर पांडे सर, शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 627वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है। और इस कार्यशाला में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को तो त्वरित विषय दिया जाएगा, तत्काल विषय दिया जाएगा। उस विषय पर हमारे नन्हे दोस्त अपनी बातचीत रखेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में 627वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं प्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद शाश्वत साहब, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। आप इस पटल पर कई बार पहले भी जुड़ चुके हैं और आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमें समय दिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि होंगे यशस्वी जी, जो कि कक्षा 3 की छात्रा है, अमेठी उत्तर प्रदेश से। और अध्यक्षता करेंगी सोनी गौड़ जी, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 4 की छात्रा है, न्यू अरबिंदो पब्लिक स्कूल ग्वालियर से हमारे बीच हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मैं आप सब आदरणीय रामेश्वर प्रसाद शाश्वत सर के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारा आज 627वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। हम इन कार्यक्रमों में कहानी, कविता, निबंध, पत्र लेखन, आत्मकथा सहित लगभग 35-36 विधाओं पर प्रतिदिन काम करते हैं। कल हमारा कहानी वाचन कार्यशाला था, जिसमें बच्चों ने कहानी सुन करके अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो आज इस हमारे इस पटल में 16 राज्यों के लगभग 2100 बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये बच्चे जो हैं हमारे अपने इस कार्यक्रम के लिए सहभागिता के लिए सहमति देते हैं। उसके बाद हम उनका नाम जोड़ते हैं। और करीब 1000 से अधिक बच्चे अध्यक्षता कर चुके हैं, 500 से अधिक बच्चे संचालन कर चुके हैं। इसी प्रकार विशिष्ट अतिथि बतौर भी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, अपने बाल प्रेरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे साहब, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच में हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अभिभावक जुड़े हैं, जिसमें एकात्मता शर्मा जी हैं और कई गंगा आर्या जी हमारे बीच हैं और कई साथी हैं। तो मैं सबका स्वागत करता हूं, जितने भी शिक्षक, अभिभावक, साहित्यकार हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं मंच सौंपता हूं मंत्रिता शर्मा जी। जुड़ चुकी हैं, मैं सोचता हूं। कक्षा 4 की छात्रा संतोष मालवी साहब जुड़ गए हैं खंडवा से, मैं स्वागत करता हूं। मंत्रिता जी, आप जुड़ चुकी हैं? मंत्रिता जी, नमस्कार। हाँ, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त त्वरित यानी तत्काल दिए हुए विषय पर सबको बोलना है। और तत्काल विषय पर जब भी हम कोई भी बोले, हमने एक बार जब भी हम किसी बारे में बोले, तो उसकी प्रस्तावना, उसके रूपरेखा, उसके प्रकार, उसका अगर मेरी मम्मी पर
कभी बोलना होता है तो कम से कम मम्मी का नाम तो बोलना जरूर बोलना चाहिए, या दोस्त के बारे में बोलना चाहें या मेरे प्रिय शिक्षक के बारे में बोलना है तो सबसे पहले उनके बारे में बोलना चाहिए, फिर उनके गुण अवगुण या लाभ हानि और उनका अपना अलग क्या है, यानी निबंध के जो हम निबंध बोलते हैं उसी टाइप का कहीं न कहीं बोलना है। और इन त्वरित भाषण में विषय उसी समय दिया जाता है, तो इसलिए विषय को सोच समझ करके बोलना है। और अब तो हमारे साथी सब सीख चुके हैं, आदरणीय शाश्वत सर और श्याम प्रसाद पांडे जी कहते हैं कि आप कुछ विषय की तैयारी कर लीजिए, दूसरे विषय भी लगभग उसी टाइप के होंगे, तो आशा है हमारे दोस्त इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। स्वागत है दोस्त। जी, सर्वेभ्यः नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम्। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 627वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज त्वरित भाषण कार्यशाला रखी गई है। तो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी। आप साहित्यकार हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। आपका मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एवं आपको नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं मेरी छोटी बहन यशस्वी। आप कक्षा 3 की छात्रा हैं सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल से। आपको मेरा नमस्कार। आप भी उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी सोनी कौर। आप कक्षा 8 की छात्रा हैं। आप कस्तूरबा गांव आबह विद्यालय से हैं। आपको नमस्कार एवं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री आकाश सारस्वत जी, आप उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं बाल प्रहरी में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों। उससे पहले आदरणीय श्री उदय किरोला जी, आप बाल प्रहरी के आधार स्तंभ, आपने ही बाल प्रहरी को बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपका बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। एवं बाल प्रहरी में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं अभिभावकों को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आज मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं कैसे जुड़ी। मैं उदय किरोला जी के माध्यम से जुड़ी कि उन्होंने ही मुझे कार्यक्रम में इस बाल प्रहरी के बारे में बताया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी कार्यशाला के बारे में मुझे बताया और मैंने इस कार्यशाला से बहुत कुछ सीखा है। और संचालन करना जो है पहले मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, या ये समझिए मुझे आता ही नहीं था, लेकिन जब से मैं इस कार्यशाला से जुड़ी बाल प्रहरी से, तब से मुझे संचालन करना आया और अब मैं मतलब ठीक संचालन नहीं कर पाती हूँ, तो आगे बढ़ती हूँ और मैं आपसे सभी से पहले ही क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। अब मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं अतिथियों से आज्ञा चाहूंगी कि क्या मैं प्रस्तुतियों को आरंभ कर सकती हूँ? जी, स्वागत है दोस्त। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी।
जैसे कि आपका विषय है कि यदि मैं चिड़िया होती, तो दीदी क्या आप छोटी बहन क्या आप उपस्थित हैं? यशस्वी लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। जब जुड़े हों तभी विषय बताइएगा। जी माफी चाहती हूँ। अब मैं प्रतिभागियों की ओर रुख करने जा रही हूँ। तो हमारे कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी दीदी हर्षिता जोशी। आप कक्षा 5 की छात्रा हैं। आपका विषय है, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है हमारे यहाँ होली में बनने वाले पकवान। जी दीदी, आपका धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मां शारदा को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है कि हमारे यहाँ होली में बनने वाले पकवान। तो जैसे कि होली में हमारे यहाँ बहुत सारे पकवान बनते हैं। होली में बहुतों के यहाँ अलग अलग तरीके पकवान बनते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ गुजिया बनती है और अलग अलग मिठाइयाँ बनती है। जैसे कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर खोया ज्यादा हो जाता है ना, मम्मी उसकी भी मिठाई बना देती है, तो उसकी भी एक टाइप से मिठाई बन जाती है। फिर और वो बहुत टेस्टी लगती है मुझे, उसकी मिठाई बनती है। और जैसे कि यहाँ पापड़ भी बनते हैं, क्योंकि होली के टाइम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं घर में। अब तो कोई नहीं आता है, लेकिन पहले आते थे, गांव में भी आते थे कि एक प्लेट में पापड़, एक में कलर्स और गुजिया, थोड़े गुजिया रखे एक टेबल पे और कुर्सियां सजा दी जाती थी और एक साथ मिलके सब खाते थे, होली एंजॉय करते थे। अब तो बाहर से कोई आता नहीं है, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम किया नहीं जाता है। और इस बार नहीं, मतलब इस बार ज्यादा तो नहीं, लेकिन पिछली बार तक हम लोग पापड़ भी बनाते थे, लेकिन अब तो सब बाजार से लाते हैं। और सिर्फ इस बार हम लोगों ने गुजिया बनाई थी। मुझे गुजिया बहुत पसंद है और अलग अलग टाइप के पकवान भी बनते हैं उत्तराखंड साइड में। जैसे कि उत्तराखंड और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उन सब में एक ही पकवान बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर होली में गुजिया ही बनाई जाती है। और हम लोग गुजिया, जैसे कि गुजिया जब बनाते हैं तो जब उसे पंच किया जाता है मशीन के द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम, मेरी बहन और मैं भी करते हैं। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। अब मैं जैसा कि जो पकवान आपने कहा, तो होली पे जो अलग अलग पकवान बनते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। और जैसा आपने कहा गुजिया, तो गुजिया तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया नितिन पाठक को। तो भैया क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी पूजा पांडे को। तो दीदी क्या आप उपस्थित हैं? पूजा दीदी, लगता है वे भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। कोई बात नहीं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी हर्मिका वर्मा को। तो दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हर्मिका दीदी, पूजा जी जुड़ी हैं, पूजा जी। पूजा जी क्या आप उपस्थित हैं? पूजा पांडे जी, जी आपका स्वागत है। पूजा पांडे जी। जी दीदी,
स्वागत है। आपका विषय है कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद मेरी योजना। जी धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा राज्य उत्तराखंड है। जैसे कि मेरा विषय है दीदी, क्या आप विषय दोबारा रिपीट कर देंगी? जी, कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद मेरी योजना। जैसे कि मेरा विषय है कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद मेरी योजना। जैसे कि मैं अभी कक्षा 5 में हूँ, फिर मैं जीजीआईसी चली जाऊंगी, तो मुझे यह लगता है कि हमारे स्कूल में ही 12 तक होता तो हम वहीं पढ़ लेते, पर जहाँ जीजीआईसी है वहाँ और भी अच्छा स्कूल है, वहाँ हमें गणित की शिक्षा दी जाएगी और हिंदी की शिक्षा दी जाएंगी। सभी प्रकार के वहाँ विषय होंगे और हमारे स्कूल में तो 5 विषय है, पर ऐसा लगता है हम अपने स्कूल में ही रहने का। वहाँ अभी जाना जरूरी है क्योंकि आगे तो बढ़ना ही है हमें। अगर हम पीछे ही रह जाएंगे तो हमारी जो लाइफ होगी वो हमारी लाइफ आगे को नहीं बढ़ेगी और हम कुछ बन नहीं पाएंगे, तो हम आगे को बढ़ेंगे। और फिर मैं कक्षा 6 से यहाँ जीजीआईसी चली जाऊंगी, तो वहाँ के जो मैडम लोग हैं वहाँ कहते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ को भी स्कूल को आती है ना योजनाएं, तो वहाँ मारते हैं और एक छुट्टियां बनाने में डांटते हैं। तो हमें वहाँ आगे को बढ़ना है, तो सभी जो अपनी फिट होती है ड्रेस की बालों की, तो वो बना के ले जाना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छा है, पर वहाँ ज्यादा विषय नहीं है। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। जी दीदी, आपने जो आगे सोचा है उसकी आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे बाल प्रेरी की तरफ से। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी हर्मिका वर्मा को। तो क्या आप उपस्थित हैं? हर्मिका दीदी, लगता है वे किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत जी को। आप उत्तराखंड से हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठतम बाल साहित्यकार श्री रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, और कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही प्रिय सोनिका, इस कार्यक्रम में बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी और अनासक्त कर्मी योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों। त्वरित भाषण कार्यशाला लिटमस टेस्ट की तरह है। वास्तव में हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, हमारा अध्ययन क्या है, हमारी जानकारी कितनी है, उसके आधार पर हम इस कार्यशाला में अपने विषय पर प्रस्तुति देते हैं। विविध प्रकार की
कार्यशालाएं इस मंच पर होती हैं, लेकिन ये एक विशिष्ट प्रकार की कार्यशाला है जिसमें हमारी रटंत पद्धति विफल हो जाती है और हमारी जहां समझ होती है, हमारी जो जानकारी होती है, उसके आधार पर हम प्रस्तुति दे पाते हैं। निश्चित रूप से इस कार्यशाला में भाग लेने से और अच्छी प्रस्तुति से बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ता है और वे और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। हालांकि बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। जहां ये कोरोना काल में एक अवसाद को, एक नकारात्मकता को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद में इनके इतने शानदार परिणाम आ रहे हैं कि इसको देखकर इसकी तुलना कविवर बिहारी के साहित्य से भी की जा सकती है, जिनके विषय में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है किरोला जी का है, जो प्राणपण से इसमें लगे हुए हैं और इसकी निरंतरता का ही कमाल है कि 627वां एपिसोड इसमें चल रहा है। निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं को जितना अभूतपूर्व प्रेम, स्नेह, सहयोग शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों का मिला, ये उसी का सुपरिणाम है कि बच्चों के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा और शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकती है। हम शिक्षा के आधार पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, जैसे साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, तभी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनके भावी जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो ना केवल ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, अपितु गुणवत्ता परक पढ़ना होगा, तभी हम जीवन में सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। और ऐसा कर भी रहे हैं बच्चे। निश्चित रूप से इस कार्यशाला के सफल ग्रुप में देखा जा रहा है कि वो बच्चे स्कूलों में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बोल नहीं पाते थे, यहाँ बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, स्कूलों में भी संचालन कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं। ये इन कार्यशालाओं का बहुत शानदार प्रतिफल है। आज हमारे देश के सामने दो बड़े संकट हैं। एक तो व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि व्यसन युक्त व्यक्ति जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। और एक चरित्र का संकट। वास्तव में जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, चरित्रवान नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, विशेष रूप से मुख्य अतिथि जी का और सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, इस आशा, इस विश्वास, इस भावना के साथ हम सब लगातार आगे बढ़ेंगे। और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संत कबीरदास जी के शब्दों में, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी महोदय, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम जितनी ज्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम अपने माता पिता और यानी अभिभावकों और टीचर्स का सम्मान करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, छोटों से प्रेम करेंगे। तो इसके इतनी अच्छी बात कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी
बड़ी दीदी हिमांशी रौतेला को। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है अल्मोड़ा में दशहरे का त्योहार और पुतले। जी नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रांधौर अल्मोड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो इसमें इस त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा विषय है कि दशहरा, अल्मोड़े में दशहरा का त्योहार और उसके पुतले। तो अल्मोड़े में दशहरा का त्योहार बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है और इस त्योहार में हम बहुत सारी चीजें भी करते हैं। इस त्योहार में पहले तो 9 दिन नवरात्रि होती है और 10वां दिन दशहरा होता है। 9 दिन नवरात्रि होती है और उसके दूसरे दिन अष्टमी और नवमी होती है, जो 2 दिन मनाई जाती है। यह बहुत ही अच्छी होती है। हम लोग यहाँ पे घर घर जाते हैं और वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें लगता है। और जो दशहरा होता है वह एक अधर्म पर विजय की जीत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या वापस आए थे। और दशहरा पर अल्मोड़े में बहुत सारे पुतले भी जलाए जाते हैं, जैसे रावण का पुतला और कुंभकर्ण का पुतला और मेघनाथ का पुतला और तारिका का पुतला आदि चीजें जलाए जाते हैं। हम अल्मोड़ा में इसे देखने के लिए काफी भीड़ लगी रहती है, मतलब पूरे रास्ते भरे रहते हैं। और जब पुतले निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग उनसे उनकी सेल्फी लेते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और रात को फिर वो पुतले जलने भी जाते हैं। और जब मैंने जलते हुए तो नहीं देखा है, पर मेरे पापा लोग ने जलते हुए देखा है। उन लोग ने वीडियो बनाई थी, फिर मेरे को दिखाई थी। मैंने कभी नहीं देखा पुतलों को जलते हुए। मैं चाहती थी देखने, पर मैंने कभी नहीं देखा। और दशहरा के त्योहार पर जो राम और लक्ष्मण होते हैं, वो जो बने होते हैं भगवान राम और लक्ष्मण, वो गाड़ी में बैठ के वो पुतले को जलते हुए देखने जाते हैं। और उनके ऊपर उस दिन बहुत सारे फूल बरसाते हैं और बहुत ही मजा आता है। और एक दिन हम भगवान श्री राम और लक्ष्मण की गाड़ी में भी बैठे थे और बहुत अच्छा लगा था। उस समय हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे हाथ भी मिलाया था। ऐसा लगा जैसे भगवान से हाथ मिलाया। आज भी ऐसा ही लगता है जैसे हम अभी भी रामलीला देखने जाते हैं, क्योंकि अल्मोड़े में एक रामलीला होती है। और हम जैसे ही 9 दिन रामलीला देखने जाते हैं तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है, एकदम जैसे वहां पे रामलीला हुई थी वैसे ही यहाँ पे रामलीला दिखाते हैं। और अल्मोड़ा में दशहरा का त्योहार बहुत ही खुशी और खुशी के साथ मनाया जाता है। और इतनी सी बात कह के मैं अपनी वारी को विराम दूंगी। धन्यवाद। आपने बहुत ही सही। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी अपने विषय पर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुझे भी मतलब दशहरा का त्योहार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यानी जब भगवान श्री राम अधर्मी रावण का विनाश करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आपका धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी प्रियांशी बिष्ट को। तो क्या आप उपस्थित है दीदी? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है मेरी प्रिय शिक्षिका। धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इस बाल प्रहरी में जुड़े हुए सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे सहपाठी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है मेरी प्रिय शिक्षिका।
लखपाल मैम है, वो मेरी क्लास टीचर भी है। वो मेरी बहुत प्रिय शिक्षिका है। और वो टीचर हमें गणित की क्लास पढ़ाती है। वो हमारी क्लास टीचर भी है और वो हमें बहुत अच्छा मानती है। मतलब हमारे लिए बहुत कुछ लाती है और हमें बहुत अच्छा मानती है। और वो मेरी प्रिय शिक्षिका भी है और उनसे मेरा बहुत अच्छा लगाव है। और क्योंकि मेरा प्रिय सब्जेक्ट गणित भी है, इसलिए वह हमें गणित का विषय पढ़ाती है, इसलिए वह मेरी प्रिय शिक्षिका भी है। और वो बच्चों को बहुत अच्छा मानती है और वह हमारे स्कूल में कई बच्चों की प्रिय शिक्षिका है। हमें वे बहुत अच्छा मानती है और वो हमें गणित का विषय भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। जिस विषय पर भी हम उनसे बात करें वह हमें बहुत अच्छे से वह विषय समझाती है और हमें प्यार से वह बहुत कुछ समझाती है, उस विषय का अच्छे से मतलब समझाती है। और उस शिक्षिका की मैं बहुत अच्छी प्रशंसा करूंगी। वह शिक्षिका मेरी बहुत प्रिय शिक्षिका है। मेरी प्रिय शिक्षिका भी मेरी प्रिय शिक्षिका है वो। और हमें गणित का विषय वो ऐसे पढ़ाती है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छे मजेदार। हमें गणित का विषय ऐसा कठिन नहीं लगता कि वो हमें पता भी नहीं चलता कि गणित का विषय है भी क्या। हमें कुछ कठिन भी नहीं लगता। कोई बच्चे बोलते हैं कि गणित का विषय मेरा पसंदीदा भी नहीं है और मुझे गणित का विषय बहुत कठिन लगता है, पर हमें गणित का विषय बहुत सरल लगता है। वो हमें ऐसे गणित का विषय पढ़ाती है जैसे कोई हमें खेल करा दो। जो वो हमारे लिए रंगीन पेपर भी लाती है जिसपे हम गणित पे भिन्न बनाते हैं और डंडा आलेख बनाते हैं। बहुत सारे हम उन पेपरों में बनाते हैं और उन्हें हम अपने चार्ट पे अपने गणित लैब पे लगाते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। हमें वो हमारी प्रिय मैम है, प्रिय शिक्षिका है और हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और गणित का विषय में हमें ऐसे पढ़ाती है, उसमें हमें भिन्न, दशमलव, वर्ग बहुत कुछ सिखा रखा है उन्होंने हमें गणित के विषय पे। और उनसे ही मैं गणित अच्छे से सीखी हूँ और मेरी वह प्रिय शिक्षिका है। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी और आपने बिल्कुल सही कहा गुरु के बारे में, क्योंकि गुरु के बारे में तो कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काहे खोद, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारिए चोट। मतलब जो गुरु होते हैं वो एक कुम्हार के समान होते हैं और हम एक मिट्टी के समान होते हैं। तो गुरु जो होता है वो जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं, उन्हें पूरा हटा के और ऐसे अंदर हाथ रख के जो एक सुंदर सा मटका होता है उसे बाहर से सुंदर सा सजाते हैं, डिजाइनिंग देते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए वो अंदर से तो हाथ को सहायता देते हैं, लेकिन बाहर से चोट मारते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ अंदर से हाथ सहायता ही दे और बाहर से चोट ना मारे। और या ये भी नहीं हो सकता कि बस छोटी चोट मारे, अंदर से हाथ सहायता नहीं दे। जो गुरु होते हैं वो हमारे गुण और अवगुण दोनों को देखते हैं और फिर हमारे चरित्र के निर्माण करने में हमारी सहायता करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई ध्रुव अंडोला को, जो क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका विषय है मेरा प्रिय भोजन। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बाल प्रहरी संपादक, विशिष्ट अतिथि
मुख्य अतिथि, अध्यक्ष मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों। कैमरा ऑन करें दोस्त, कैमरा ऑन करें। आज मैं आप सबके बीच इस त्वरित भाषण कार्यशाला में उपस्थित हूँ। जैसे कि मेरा विषय है मेरा प्रिय भोजन। तो मेरा प्रिय भोजन, अगर हम मिष्ठान की बात करें तो मेरी सबसे प्रिय मिष्ठान है रसमलाई। और मेरा भोजन है, सबसे प्रिय मेरा भोजन है भिंडी की सब्जी और रोटी। भिंडी की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा तो उसके अंदर जो दाने, उनके बीज होते हैं, वो सबसे अच्छे लगते हैं। और जब हम भिंडी खाते तो ऐसा लगता है जैसे हम कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ हम बॉल टाइप का कुछ खा रहे हैं। उससे इतना बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ रोटी भी होती है तो और अच्छा लगता है। और उसका रोटी के साथ खाने से इतना अच्छा लगता है कि मजा आ जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जी छोटे भाई, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। और जैसा कि मेरा प्रिय भोजन है, जो आपने कहा कि भिंडी की सब्जी और रोटी, और अगर भिंडी की सब्जी के साथ दाल चावल मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है। मैंने तो, और मुझे दाल रोटी बहुत पसंद है। मैंने अपने जन्मदिन पर, ये फिर से छपने वाली बात होगी, लेकिन मैंने अपने जन्मदिन पर पाव भाजी भी नहीं, मेरे को सबसे प्रिय है दाल रोटी, तो मैंने वही बनवाई थी नानी से। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ इन चंद पंक्तियों के साथ हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि को। ले रोली तिलक चंदन, ले रोली तिलक चंदन करती हूँ मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि जी आपका अभिनंदन। करती हूँ मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि जी आपका अभिनंदन। तो आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। इतना सुंदर संचालन बड़े भी नहीं कर पाते हैं, और प्रत्येक विषय के साथ अपनी तरफ से भी आप अपने विचार रख रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपके बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। और सभी बच्चों ने जिन्होंने प्रस्तुति दी है, बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुति दी है, तैयारी करके आए हैं। हालांकि विषय यहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी उनकी जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं वो उनको है, वाक्पटुता भी है, और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके ऐसा लगता है आए हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ हूँ। और मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं जब 5वीं 6वीं कक्षा में था तो मैं भी ऐसे ही, जैसे एक बच्चा जो अभी हमारे मेरा प्रिय भोजन ध्रुव जो बीच में ही छोड़ के चला गया है, तो कभी कभी ऐसा होता है, याद नहीं रहता है और विषय तुरंत दिया जाता है, तो हमारे जो भाषण होता है उसमें शब्दों का तारतम्य नहीं बैठता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे से बच्चे बहुत तैयारी करके आएगा, मेरा ऐसा विश्वास है, और अच्छी तरह से प्रस्तुति देगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही ये पटल दिनों दिन तरक्की करता रहे और सब बच्चों को जोड़ता रहे। निश्चित ही इसमें जो सामान्य ज्ञान है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन हमें अपनी अध्ययन करने की प्रवृत्ति भी हमें आती है। जिससे अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही नई नई जानकारी मिलेंगी, नई नई जानकारी मिलेंगी तो हमारे जो जीवन है, भविष्य हमारा, उसे सुधारने में, जीवन यापन करने में हमको परेशानी नहीं होगी, असुविधा नहीं होगी। तो ये सब चीजें हैं जो अभी से बचपन से ही हमारे साथ जुड़ जाएंगी, जिनको हम सदगुण कहते आए हैं। तो निश्चित ही हम अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही प्रयास श्री उदय करोड़ा जी अपने पटल के माध्यम से कर रहे हैं। बड़े भाई श्याम प्रसाद पांडे जी हैं और आकाश जी अभी अपने
आशीष वचन देकर गए हैं, उनका हर कार्यक्रम में उनका सहयोग रहता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा महान कार्य उत्तराखंड में कर रहे हैं। मैं यहाँ सहारनपुर में उत्तराखंड से लगा हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र भगवानपुर और रुड़की जो एडजॉइनिंग है, तो मुझे समाचार मिलते रहते हैं जब भी इनका भ्रमण होता है। तो वास्तव में उत्तराखंड में ये बहुत अपने तरफ से ओजस्वीपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं और जो साक्षरता जो मिशन है हमारे सरकार का, वो पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। उदय करोड़ा जी से जैसे सुबह बात हुई थी, मैं बच्चों की कविताएं लिखता हूँ और 13 मेरे संग्रह आ गए हैं, 2 का मैंने संपादन किया है। तो एक विषय था शुरू में जो यशस्वी को दिया गया था, अगर मैं चिड़िया होती, लेकिन वो नहीं आए। तो लेकिन चिड़िया पर एक मेरी कविता है और मैं वो कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जो बूंदों की चौपाल है उसमें भी है, और जो मेरा संग्रह है चटोरी चिड़िया, तो मेरी चिड़िया जो चटोरी है, कैसी चटोरी है वो देखो श्यामप्रसाद पांडे जी। हाँ जी, तो मैं गा के आपके सम्मुख रख रहा हूं। चिड़िया बड़ी चटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी, चिड़िया बड़ी चटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी। खा पी करके फुर हो गई, खा पी करके फुर हो गई, खाली पड़ी कटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी। कैसे चटोरी? हलवा खाया, पूरी खाई, खाई चावल मक्का, थाली में की खीर चटकी, रहे देखते कक्का। खाती रही सामने सबके, खाती रही सामने सबके, करीन बिल्कुल चोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी। और चटोरी चिड़िया फिर आगे क्या करती है कि सब कुछ खाकर नल पर पहुंची, गट गट पीने पानी। सब कुछ खाकर नल पर पहुंची, गट गट पीने पानी। पानी पीकर झट उड़ने की उसने मन में ठानी। फिर भी कुटक कुटक कर खाई, फिर भी कुटक कुटक कर खाई, झट गन्ने की पोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी। और अंतिम, मुझको भी उड़ना सिखला दे, मेरे पंख लगा दे। अगर मैं चिड़िया होती, मुझको भी उड़ना सिखला दे, मेरे पंख लगा दे। मैं भी उड़ूं हाथ ना आऊं, चिड़िया मुझे बना दे। अभी बना दे मुझको चिड़िया, अभी बना दे मुझको चिड़िया, करूं प्रार्थना तोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी। खा पी करके फुर हो गई, खा पी करके फुर हो गई, खाली पड़ी कटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी अम्मा, चिड़िया बड़ी चटोरी। तो मेरी चटोरी चिड़िया है बहुत, और उसकी मैंने कविता आपके सम्मुख रखी। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उदय करोड़ा जी, आपके दर्शन हो गए, श्यामप्रसाद पांडे के दर्शन हो गए, और सभी बच्चों की बहुत बड़ी सहभागिता अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम बच्चों को इतनी अच्छी चिड़िया के ऊपर कविता सुनाई। ये सच में मेरे को भी ऐसा एक पल के लिए लग रहा था कि मैं एक चिड़िया होती तो कितना मजा आता उड़ने में। तो मैंने भी एक कविता बनाई आपकी सुनते सुनते कि चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, करती है तू क्यों मनमानी, करती है तू क्यों मनमानी।
पीती रहती ठंडा पानी, पीती है तू ठंडा पानी, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चिड़िया रानी बड़ी सयानी। आपका बहुत बहुत बढ़िया, आभार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया मुस्ताकिन शेख को। तो भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका विषय है मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो समाज को जाति व धर्म के नाम पर बांटते हैं। फिर से एक बार बताइएगा। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो समाज को जाति व धर्म के नाम पर बांटते हैं। जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि शामेश्वर प्रसाद सरस्वत जी, विशिष्ट अतिथि यशवी जी, अध्यक्षता कर रही सोनी बहन और आज की इतनी सुंदर संचालन कर रही मंत्रिता शर्मा बहन। और मंत्रिता शर्मा बहन की उन्होंने पहले भी संचालन किया है, बहुत सुंदर संचालन। समूह प्रतिभागी बाल प्रहरी के संपादक उदय किरोला सर जी, संरक्षक, सभी को मेरा प्रणाम। और आज का मेरा विषय है मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत आता है जो समाज में हमें जाति धर्म से भेद करते हैं। हाँ, विषय बहुत सुंदर है, मेरा भाग में विषय बहुत सुंदर आया है। क्या होता है हमारे जो अभी चल रहा है, अभी तो ज्यादा चल रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुसलमान हो, सभी से हमको बांट दिया जाता है। समाज में बांट दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तुम आज हमारे संविधान भारत को स्वाधीन स्वतंत्रता होने के इतने बाद भी हो जाने के इतने वर्ष बाद भी हमारा ये भाव आज भी समाज से नहीं गया है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। और ये क्या होता है, ये जब गांव के लोगों में ज्यादा होता है, शहर में भी होता है, लेकिन गांव में ये ज्यादा होता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये करना नहीं चाहिए। हमें सभी को एक समान देखना चाहिए, हमें सभी को एक समान देखना चाहिए कि एक कार्यशाला है या अनुष्ठान है, उसमें सिर्फ हिंदू लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या मुसलमान लोग ही वहां पर केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे विषय होते हैं, दिश होते हैं, वो हमें ऐसे बंटवारा नहीं करना चाहिए। सभी को एक समान सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है, हमारा सोने का भारत, हमारा सोने का ऐसा भारत कभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हमारा इतना सुंदर सोने का भारत। तो हम इसको जाति और धर्म में बांट ना करके, बंटवारा ना करके हम एकता के साथ रहे तो हम एक सुस्थ सबल सुंदर सा समाज गठन कर सकते हैं और उससे हम लाभान्वित भी हो सकते हैं। और मैं आज इतना ही बोल के मेरा सभी को सादर भरा प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, उन्होंने किसी जाति धर्म के लिए नहीं बनाई मिसाइल। ब्रह्मोस नगरी किसी जाति व धर्म के लिए नहीं बनाई मिसाइल, बल्कि उन्होंने पूरे भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक मिसाइल बनाई। वैसे अशफाक उल्लाह खान जी, जिन्होंने देश की आजादी में हमारी सहायता की थी। और ऐसी मुझे चंद पंक्तियां याद आती हैं कि विराट सागर समाज अपना, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके मोती हैं, हम सब इसके मोती हैं, खून रगों में एक हमारी, खून रगों में एक हमारी, ईश्वर की हम ज्योति हैं, ईश्वर की हम ज्योति हैं। अपनी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी।
तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी कुमारी सृष्टि आर्या को। तो दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका विषय है नशे की आदत बहुत खतरनाक होती है। ये मेरा वैसे मन पसंदीदा विषय है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम सृष्टि आर्या है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और भूगोल पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मैं झांसी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। जैसे कि आज का मेरा विषय है नशे की आदत बहुत खराब है। दीदी, क्या यही मेरा विषय है? मंत्रिता दीदी, क्या यही मेरा विषय है? जी, आपका विषय है नशे की आदत बहुत खतरनाक होती है। जी, तो जैसे कि हम सभी देखते हैं कि हमारे इस स्वतंत्र भारत में ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिससे हमारा भारत पीछे की ओर ढकेल रहा है, और इसमें एक फैक्टर आता है नशा। बहुत सारे लोग नशा करते हैं और शराब भी पीते हैं, जिससे हम देखते हैं कई एक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ, अभी हाल ही में हमारे झांसी में एक एक्सीडेंट हुआ कि रात को 11:30 बजे कोई ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में वह ट्रक चला रहे थे और फिर रेलवे क्रॉसिंग पे उन्होंने स्पीड में ट्रक उन्हें चलाया और फिर रेलवे क्रॉसिंग तो नुकसान हुआ ही, बल्कि उनका ट्रक भी टूट गया और फिर वो रात के 11:30 बजे उस ट्रक से बाहर निकल गए और फिर अभी तक पता नहीं चला वो कौन है। और उसके अगले दिन ही जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मैंने देखा कि रेलवे क्रॉसिंग की मरम्मत चल रही थी। तो हम देख सकते हैं कैसे नशे की वजह से कैसे प्रॉपर्टी को भी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कितना नुकसान होता है। लोग यह नहीं समझते कि वे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने देश को पीछे करते हैं और यह नहीं सोचते कि अगर वे ये सब छोड़ दें तो कैसे देश का भला हो सकता है। और अक्सर हम पब्लिक को दोष देते हैं कि पब्लिक ने नशा करा और फिर उसके बाद बहुत सारे लॉस हुए हमारी गवर्नमेंट को, लेकिन जितनी भी शराब की दुकानें हैं और ड्रग्स की दुकानें हैं, इन सब दुकानों को भी बंद करवाना चाहिए हमारी सरकार को, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने सुना है कि इन सब दुकानों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और सरकार को फायदा होता है, लेकिन हो सकता है यह बात गलत हो, लेकिन मैंने यही बात सुनी है कि इन दुकानों से बहुत फायदा होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इन दुकानों को बंद भी करवाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन नशे की आदत बहुत ही खतरनाक होती है। हम देखते हैं कैसे नशे में बहुत सारे लोग सड़क पर निकल जाते हैं और लोगों को तंग करते हैं, क्योंकि उस समय वे होश में नहीं रहते। जो नशा होता है वो हमारे दिमाग में ऐसा असर करता है कि हम दोबारा उसको लेने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमें यह दोबारा लेना है, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि ये कितना खतरनाक है। नशे की वजह से बहुत से लोगों की किडनीज भी खराब हो जाती हैं और हम देखते हैं कैसे बहुत सारे नेक लोग, कुछ लोग अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं और उन लोगों के वह काम आती है। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को रोक दें तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि अगर वे, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं तो वो शराब पी लेते हैं। इसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। कुछ अगर आप दुखी हैं तो प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए, आप नशा क्यों ले रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अब हम सबको नहीं समझा सकते। जैसे कि बहुत बार जो नेता लोग होते हैं वो भाषण भी देते हैं कि नशे की बीमारी को रोकना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन अगर किसी को देखते हैं कि यह इंसान नशा कर रहा है तो कभी हाल के हाल एक्शन नहीं लेते कि अगर वह इंसान हमें नशे में दिख रहा है तो उसको समझाएं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हाल के हाल एक्शन नहीं लेते। हम भाषण सुनने के बाद घर पे तो आके 2 घंटे के लिए बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, अब से हम ऐसे ही करेंगे, अब से हमें कुछ भी गलत होते हुए दिखेगा हम उसे रोकेंगे, लेकिन फिर 3-4 दिनों बाद उसका असर कम हो जाता है। इस पर हम खुद को भी दोष नहीं दे सकते इतना कि ये हमारी गलती है। हाँ, हमारी गलती है, लेकिन
जो लोग नशा करते हैं उनको भी समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसे न्यूज में आता है कि बच्चे स्कूल से आ रहे थे और कुछ इंसान थे जिनने नशा कर रखा था और वो लोग बच्चों को परेशान कर रहे थे। बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ा होगा इस चीज के लेकर, वह उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा जो नशा कर रहे थे, बच्चों को समझ में आया होगा। इसलिए कभी भी हमें ऐसा होते हुए दिखे इसको रोकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कदम उठाना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि नशे की आदत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लोग सोचते हैं कि वो थोड़ा सा नशा कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़े से में ही बहुत कुछ जाता है, हमें पता नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा करके हम एक हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं किसी व्यक्ति ने नशा करा और फिर 1-2 महीने बाद उसे इतने नशे की शौक हो गया कि उसने उधार लिया नशा करने के लिए। इससे हम समझते हैं कि छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यही आज की मेरी प्रस्तुति थी। धन्यवाद। जी बहन, मेरी दीदी, आपने बहुत ही अच्छा विषय, आपको बहुत ही अच्छा विषय था और उसमें आपने जो कहा बहुत ही अच्छा करा। तो जो लोग नशा करते हैं उन लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि देश में जो ज्यादा जो अपराध होते हैं सबसे ज्यादा वो नशा करने के कारण होते हैं, सिगरेट पीने के कारण होते हैं। और जैसा कि मैंने देखा भी है, टीवी तो सभी देखते हैं, तो टीवी के ऐड पे भी आता है, एक आजकल ऐड आ गया कि एक व्यक्ति रहता है वो नशा करता है और उसका जो धुआं निकलता है उससे एक लड़की के जो फेफड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ऐसे ही जो नशे की हालत में जो होते हैं वो भारत में सबसे ज्यादा नशे के ही कारण एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो जो लोग नशा करते हैं मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ना नशा करो ना वार करो, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो, मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता, क्या तुमको नहीं पता। तो दीदी आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे अध्यक्ष मंडल के हमारे प्रतिभागी मंडल के अंतिम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ओजस्वी को। तो क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है कि गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जी धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठानंदान जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरी अमेठी उत्तर प्रदेश हूँ। जैसे कि आज भाषा कार्यशाला हो रही है तो उसमें मेरा आज का विषय है कि गलती स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सच है कि गलती स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जैसे कि बहुत बार होता है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और फिर दूसरे को हम लोग ब्लेम करने लगते हैं कि हाँ गलती मेरी नहीं थी, उसी की गलती थी, आप कभी उसे क्यों नहीं कहते हैं। तो फिर ये चीज गलत होती है। अगर हम अपनी गलती खुद स्वीकार कर ली कि हाँ ये मेरी गलती थी तो उसे करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जैसे मैंने बहुत बार देखा है, बहुत अक्सर जगहों पे देखा है कि लोग कहते हैं कि लोगों की ही गलती होती है, जिसकी गलती है तो वो हमेशा कहता है कि हाँ मेरी गलती नहीं है। फिर अगर कोई उसे सॉरी बोलने कहता है तो वो कहता है कि नहीं पहले सॉरी वो बोले जिसकी गलती नहीं है, तो फिर दूसरा पहले सॉरी बोले उसके बाद हम सॉरी बोलेंगे। तो ये बात बहुत ही गलत है। तो अगर हम अपनी खुद गलती स्वीकार कर लें तो उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी आपने बहुत ही सही बात कही कि यदि हम अपनी गलती को मान लेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी को। आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय मंत्रिता।
और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, कुशल संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ कुशल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। आपको मैं विषय देता हूं, आपका विषय है, आप ग्वालियर की रहने वाली हैं, तो आपके शहर का नाम ग्वालियर क्यों और कब पड़ा? जी, जैसा कि मेरा विषय मतलब बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि मेरा विषय जो है वो साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये तो अच्छे से नहीं पता कि कब पड़ा ग्वालियर नाम, लेकिन हमारे जो देश का नाम, हमारे शहर का नाम ग्वालियर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो गालव ऋषि थे, गालव ऋषि की तपोभूमि है जो ग्वालियर है। तो जो गालव ऋषि थे, पहले हमने सुना होगा कि जो गांव के लोग रहते हैं उनके मुंह से कि ग्वालियर बोलते हैं, तो लेकिन अगर इसका हम लोगों ने सही उच्चारण किया जाए तो हमने इसे ग्वालियर कहा, क्योंकि जो गांव के लोग रहते हैं वो तो ग्वालियर बोलते हैं क्योंकि ये गालव ऋषि की तपोभूमि है। और इसका जो कब पड़ा तो ग्वालियर नाम ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें हमारे ग्वालियर में इतना इतिहास है। और एक बात बताना चाहूंगी कि ग्वालियर का जो किला है वहां पर ही शून्य की खोज हुई थी। तो हमारे ग्वालियर को, वैसे ग्वालियर को मेरा नमन। और महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भी ग्वालियर में ही हुआ था। ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर शून्य की भगवान श्री कृष्ण जो थे वो गैया चराने आते थे। और जो भगवान श्री कृष्ण, उन्हें तो मैं अपना भाई मानती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर गैया चराने आते थे। और वो जो भगवान ने कहा भी है कि जो ग्वालियर का जो गोपाचल पर्वत है उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जैसे भगवान ने कहा है कि गोवर्धन की करनी चाहिए, वैसे ही जैसे जो ग्वालियर है उसमें ही महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भी हुआ था। और ग्वालियर में बहुत सारा साहित्य भी है कि ऐसे ग्वालियर को मेरा नमन। और जो ग्वालियर है जहाँ पे तानसेन की सुर्खी नगरी भी कहा जाता है ग्वालियर को, कि जो तानसेन जो जब एक राग होता है, मैं संगीत सीखती हूँ लेकिन अभी ज्यादा नहीं, मैं फर्स्ट में ही हूँ, तो वो जब दीपक का राग गाते थे तो जो दीपक था वो अपने आप जल जाता था, इतनी अच्छी आवाज थी। और जब वो वर्षा का राग गाते थे तब जो वर्षा थी वो भी अपने आप ही आ जाती थी, मतलब जैसे एकदम बहुत तेज धूप हो रही है, लेकिन जैसे ही वो मेघ मल्हार गाते थे वैसे ही इतनी तेज बारिश आने लग जाती थी। मतलब ग्वालियर में इतने सारे लोग हैं और ऐसे ग्वालियर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हमारे ग्वालियर के पूर्व ग्वालियर से बहुत सारा साहित्य है। और ग्वालियर के पूर्व जो है वहाँ मतलब ग्वालियर के कोने कोने से साहित्य का दीपक जलता है, ग्वालियर के कोने कोने से। ऐसे ग्वालियर को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आपने बताया कि गालव ऋषि ने वहां तपस्या की थी और इस कारण उसका नाम ग्वालियर पड़ा। लेकिन हमने सुना था कि वहां पर ग्वाल बाल इकट्ठा होते थे और उनका प्रभुत्व था, इसलिए उसका नाम ग्वालियर पड़ा। आपने ये भी बताया कि भगवान कृष्ण वहां पर एक पर्वत है जिस पर गाय चराने आया करते थे। ये बात उससे भी थोड़ी सी पुष्ट होती है, मगर ग्वालियर नाम कब पड़ा ये तो इतिहासकार ही बता पाएंगे। मैंने तो आपसे जस्ट ऐसे पूछा कि शायद आपके यहाँ स्कूल में बताया गया हो। वो बहुत सुंदर प्रस्तुत है, आपको दोहरी बधाई सुंदर संचालन के लिए और सुंदर प्रस्तुति के लिए। आप 10 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी, कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए,
लेकिन जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी बहुत शानदार रही, आत्मविश्वास से भरी हुई। और एक ये त्वरित भाषण कार्यशाला ऐसी कार्यशाला है जिसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। हाँ, मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है कि जो विषय आएगा आज हम उस पर बोलेंगे जरूर, चाहे 2 मिनट बोलें, 3 मिनट बोलें, 4 मिनट बोलें, 5 मिनट बोलें, बोलेंगे जरूर, और उसमें दोहराव नहीं होगा हमारे बोलने में। ये 2-3 चीजें ध्यान रखिए निश्चित रूप से, और घर में कभी कभी कोई विषय लेकर पूरा अभ्यास कर लीजिए, आप बहुत अच्छा बोलेंगे। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। ध्रुव अंडोला सबसे आज कक्षा 3 के छात्र हैं, और उन्होंने मेरा प्रिय भोजन में मिष्ठान्न बताया, मिष्ठान्न में भी रसमलाई बताई। रसमलाई तो सभी बच्चों को प्रिय होती है, और भिंडी की सब्जी और रोटी बताई उनका प्रिय आहार है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगा, बच्चों को भिंडी की सब्जी भी अच्छी लगती है, मगर अंडोला जी को अच्छी लगती है, और बहुत सुंदर प्रस्तुत दी। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी शशि हैं, जो जुड़ नहीं पाई। उनका विषय है यदि मैं चिड़िया होती, तो अब वो अगर जुड़ जाएंगी तो अपने प्रस्तुत देंगी। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी सोनी गौड़ जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, और उनको भी अपनी प्रस्तुत देनी है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी हैं, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, बाल साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। और हम तो, हमारा परिचय उनसे बाद में हुआ, मगर उन्होंने 2021 में प्यारी सी गौरैया चिड़ैया पुस्तक में जिन कवियों ने गौरैया पर कविता लिखी थी उसका संचयन प्रकाशित किया। ये बच्चों के लिए बड़े रुचि की बात है। अगर आप कभी मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, देख सकते हैं कि गौरैया पर कितनी सुंदर कविताएं आई हुई हैं। और 2022 में 555 बाल कविताओं का एक संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया, बूंदों की चौपाल, जिसमें 201 कवियों की कविताएं सम्मिलित हैं। और उसमें हालांकि सारस्वत जी से मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन मेरी एक कविता उन्होंने भी शामिल की है, कोयल भैया नीचे आओ। आपके 17-18 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बाल साहित्य को नई दिशा दे रहे। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे अतिथि हैं, पहले भी आए हैं, जुड़े हैं इन कार्यक्रमों से, और देखिए शुरू से आखिर तक बने हुए हैं, बच्चों को उत्साहित भी कर रहे हैं। और आज बड़ी सुंदर उन्होंने सस्वर कविता सुनाई, अम्मा चिड़िया बड़ी चटोरी, अम्मा चिड़िया बड़ी चटोरी, बहुत सस्वर कविता सुनाई। और मैंने पहली बार सस्वर कविता सुनी आदरणीय सारस्वत जी के मुखारबिंद से, बहुत अच्छी लगी। उस स्वर में मैं बहता रहा। उन्होंने बताया कि बच्चों के प्रस्तुतियों को उन्होंने सराहना की, संचालन की सराहना की, और बताया कि इन मंचों को देखकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आया। और उत्तराखंड में जो कार्यक्रम चल रहा है, उत्तराखंड इसका आधार बिंदु है, वो उसमें देश के 16-17 प्रांतों से बच्चे जुड़े हुए हैं और एक अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं केरोला जी। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ समय देने के लिए। अभी बने हुए हैं बच्चों को उत्साहित करने के लिए। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्यशालाएं तो लिटमस टेस्ट की तरह, बच्चों के प्रेजेंस ऑफ माइंड ही इसमें काम आती है, और पाठ्य पुस्तक से इतर हमारी पढ़ाई काम आती है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कार्यशालाएं हैं, बहुआयामी कार्यशालाएं हैं, बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो रहा है। लेकिन 2-3 चीज उन्होंने बताई कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और
नियमित और सतत अध्ययन बहुत जरूरी है। और हमारा जीवन में 2 लक्ष्य होने चाहिए, एक तो कुशल समाज का निर्माण और दूसरा चरित्रवान नागरिक हमारे देश में, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज उनकी टिप्पणियां दिखाई नहीं दे रही हैं, मगर जुड़ेंगे, जुड़ना चाहिए, उनके आज समय भी है। और वो उन्होंने चेक बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है और उनकी टिप्पणियां आने से लोगों को देखिए, उनकी टिप्पणी आ गई, जुड़े हुए हैं, मेरा मन खुश हो गया। तो आदरणीय नेगी जी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जुड़ेंगे और अपना आशीर्वचन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश की 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय विनोद आर्या जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम, आदरणीय प्रतिमा यादव मैडम सिद्धार्थनगर से, आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज भी हमें अभिभावकों का सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग के लिए अभिभावकों के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और ये त्वरित भाषण कार्यशाला तो महीने में 1-2 बार हो ही जाती है, इसके 1-2 चरण होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी 35-36 तरह की कार्यशाला। अभी 4-5 दिन पहले गणित की कार्यशाला, और इतनी लोकप्रिय कार्यशाला हुई, लोगों ने इतना उसमें प्रतिभाग किया, इतना पसंद किया कि मांग हुई कि उसको महीने में 1 बार जरूर रखा जाए। तो मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी ममता शर्मा को सौंपता हूँ। मंत्रिता जी, आप आगे का संचालन करें। जी महोदय, आपने बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी हम बच्चों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं अब धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि यशस्वी को। तो छोटी बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी छोटी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है यदि मैं शिक्षिका होती। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला सर जी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज का संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा दीदी को उनके अच्छे संचालन के लिए बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आज का मेरा विषय है यदि मैं शिक्षिका होती तो मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाती, बच्चों को अच्छे से समझाती और बच्चों को मारती नहीं। उन्होंने अगर वो कोई गलत काम करते तो उन्हें मैं मारती ना,
डांटती भी ना, मैं उन्हें प्यार से समझाती, क्योंकि बच्चे जो है मारते हैं। अगर डांटेंगे तो फिर वो जो है हमसे नाराज भी हो सकते हैं, और फिर हम जो है नाराज हो सकते हैं वो हमसे। तो फिर हमें उन्हें डांट के नहीं समझाएंगे, फिर हमें डांटना नहीं चाहिए बच्चों को। यदि मैं शिक्षिका होती तो मैं अच्छे से पढ़ाती, बच्चों को मारती ना, और उनको अच्छे से ही पढ़ाती। अगर मैं तो गणित की शिक्षिका अगर बनना चाहती, मैं शिक्षिका, तो फिर मैं गणित की शिक्षिका बनती, क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी सी ही स्ट्रांग है, वरना वैसे उतनी नहीं। अगर मैं शिक्षिका होती तो मैं सबसे जरूरी मैं बच्चों को अच्छे से समझाती। धन्यवाद। जी दीदी, जी बहन, मैथ्स तो मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब मम्मी जब भी बोलती है ना कि पढ़ने बैठ जाए, तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी मैथ्स पढ़ा दो। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। तो आपने अपने विषय यदि मैं शिक्षिका होती इस पर बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी सोनी गौड़ को। तो दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। दीदी, आपका विषय है कि गरीब व असहाय लड़कियों को कस्तूरबा गांधी स्कूल में प्रवेश लेना चाहिए। जी बहन, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम सोनी गौड़ है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केजी निधि जोगिया, जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश है। आदरणीय श्रीमान उदय पिरोला सर जी एवं आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत जी एवं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी एवं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी और सम्मानित अभिभावक एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशवी और आज की सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। जैसा कि आज का मेरा विषय है कि गरीब लड़कियों को कस्तूरबा विद्यालय में ही नामांकन करवाना चाहिए। जी हाँ, कस्तूरबा विद्यालय ही गरीब बच्चियों के लिए बना है। यहाँ पे वो सारी सुख सुविधा सुरक्षा है जो एक गरीब लड़की को ही देना चाहिए। बल्कि यहाँ पे तो ऐसी चीजों की भी उपलब्धियां हैं कि जो हमें मुफ्त में ही मिल जाती हैं बिना पैसे के, और हमें यहाँ स्कूल में फीस भी नहीं देना पड़ता। यहाँ पे बहुत सारे सामान ऐसे मिलते हैं जो हमें मतलब हमारे उपयोग में आते हैं, और यहाँ की टीचरें भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे बाकी अन्य विद्यालयों से यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे तरह तरह अधिकारियों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है हम लोगों को, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस विद्यालय में आकर हम लोगों को जो पहले के मतलब विद्यालय थे उसमें नहीं मिलते थे, इसमें मिल रहे हैं। और यहाँ पे तमाम प्रकार की गतिविधियां भी करवाई जा रही हैं। तो मेरी सलाह ये है कि गरीब बच्चियों को ऐसे ही विद्यालय में नामांकन करवाना चाहिए और ऐसे विद्यालय में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चियां होती हैं कि पैसे की वजह से अशिक्षित रह जाती है, जबकि कस्तूरबा विद्यालय ऐसे ही बच्चों के लिए बना है जो गरीबी से ग्रस्त हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकती, उनके लिए ही कस्तूरबा विद्यालय बनाया गया है। यहाँ पे सारी चीजों की सुविधा है उनके लिए। तो मेरी सलाह यही है कि गरीब बच्चियों को कस्तूरबा विद्यालय में ही नामांकन करवाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देती हूँ। जी धन्यवाद। दीदी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, अति उत्तम। मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारे आज के छूटे हुए साथियों का आमंत्रित करती हूँ। तो हमारे पहले छूटे हुए साथी हैं मेरी बड़ी दीदी हर्मिका वर्मा। तो दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हर्मिका दीदी, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ दूसरे छोटे साथी को, भैया नितिन पाठक। तो क्या आप उपस्थित हैं भैया? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है इस बार की वार्षिक परीक्षा में मेरे अनुभव। जी, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम नितिन पाठक है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्तर श्री माँ काली राजकीय इंटर कॉलेज गंगुली हाट पिथौरागढ़ है और मेरा विषय है मेरी वार्षिक परीक्षा में मेरे अनुभव। तो मेरे जो वार्षिक परीक्षा में मेरे अनुभव हैं, जब भी मैंने परीक्षा दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी चीज घर से पढ़ के गया तो वह चीजें वार्षिक परीक्षा में भी आई थी, जिससे मुझे लिखने में बहुत आसानी हुई और मैंने हर चीजों को उसमें लिखा। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। आप सादर आमंत्रित हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। हाँ मंत्रिता जी नमस्ते। मंत्रिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मंत्रिता जी, सबसे पहले तो दोस्त आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार संचालन किया कार्यक्रम का। आज का जो बाल प्रहरी का अंक है 627वां ऑनलाइन बाल प्रहरी अंक है और इस कार्यक्रम में आदरणीय उदय किरोला सर के करकमलों से त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, जो साहित्यकार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी जी, जो कक्षा 3 की विद्यार्थी हैं, उससे आनंद राम जयपुरिया स्कूल ग्वारीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत अभिनंदन है दोस्त, आपने अपने संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी दीदी कुमारी सोनी गौड़ जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जोगिया सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से। आपने भी आवासीय विद्यालय की जो भूमिका है उस पर प्रकाश डाला। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपने अनुभव से और ज्ञान से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने त्वरित भाषण में बातें रखी। बहुत अभिनंदन आपका दोस्त। और आज के प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में हर्षिता जी, नितिन पाठक भैया जो अभी अपनी बात रख रहे थे परीक्षा से संबंधित, पूजा पांडे जी, हर्मिका वर्मा जी उपस्थिति प्रदान नहीं कर पाई हैं किसी कारण से, हिमांशी रोतेला जी, प्रियांशी बिस्ट जी, ध्रुव अंडोला जी, मुस्तकिन शेख जी, षष्ठी आर्य जी और ओजस्वी जी। दोस्तों, त्वरित भाषण कार्यशाला में जब आप अपनी बात रखते हैं तो इससे एक तो आपके पास पहले कोई विषय नहीं होता है दोस्तों, आपको अचानक ही कोई विषय दिया जाता है और उस विषय में जब आप त्वरित चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब फिर आप अपनी बात कह पाते। और इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप चलते फिरते घूमते हुए समाचारों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और अपने सीनियर्स के वक्तव्यों और संबोधन को सुन के अपनी बात को रख सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों ने जो अपनी बातें रखी उसका बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आप इसी तरह से बाल प्रहरी प्रेम और रिश्ते बनाए रखें। आज के कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपके उपस्थिति, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद बाल प्रहरी के सभी सम्मानित सदस्यों और मंच आसीन
नन्हे मुन्ने दोस्तों सभी पर यूं ही बना रहे और आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम निवेदित करते हुए कोटि से अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम की आयोजना वाले सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या में निरंतर लीन है, आपको भी मैं कोटि से अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और प्रणाम निवेदित करते हुए एक बार पुनः मैं मंत्रिता जी के सुंदर संचालन और सुंदर अभिव्यक्ति को साधुवाद प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मंत्रिता दीदी। जी आपको भी रात्रि एवं आपका धन्यवाद कि आपने चैट बॉक्स के माध्यम से तो बच्चों का मनोबल बढ़ाते ही हैं, लेकिन अंत में आप पूरे कार्यक्रम का एक अपने वाणी के माध्यम से एक पूरे कार्यक्रम की माला में, जैसे कार्यक्रम में जब हम सब बच्चे आते हैं वो एक एक फूल है और उस अंत में जब हम आते हैं तो उन फूलों की माला बनाते बनाते कभी चैट बॉक्स को लिया, कभी चैट बॉक्स के माध्यम से, है ना, ऐसे करके आप बच्चों के की एक माला बनाते हैं और फिर वो माला हम बच्चों को साथ में अपनी वाणी के माध्यम से पहनाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मंत्रिता जी, मंत्रिता जी, लगता है मंत्रिता जी का नेट चले गया। नेट चला गया मंत्रिता जी का। चलिए, मैं मंत्रिता को विशेष रूप से बधाई देता हूं सुंदर संचालन के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया और इस कार्यक्रम को अंतिम मुकाम तक ले गए वो। तो मैं एक बार इस कार्यक्रम में हर्मिका वर्मा जी क्या जुड़ी हैं छूटे हुए साथियों में? हर्मिका वर्मा जी, चले सभी का नंबर आ गया, हर्मिका जी नहीं जुड़ पाए, तो मैं एक बार सभी दोस्तों को बधाई देता हूं। और हमारे बीच आज साहित्य अकादमी दिल्ली से हरसिंह मन्नाल साहब जुड़े, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं रामेश्वर प्रसाद सारस्वत सर का भी विशेष रूप से आभार करता हूं। सारस्वत सर, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि? सारस्वत सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? आदरणीय हरसिंह मन्नाल सर, हम नए साथी को नहीं दे पाएंगे, कभी मैं फिर आपको अलग से बुलाऊंगा, तो क्योंकि हमने एक परंपरा बनाई है इस कार्यक्रम में नए साथियों को, प्रतिदिन हम नए साथियों को इंतजार कराते हैं मुख्य अतिथि बतौर। आज हमारे 627 कार्यक्रम हो गए, तो 627 मुख्य अतिथि हमारे हो गए हैं। तो मैं सोचता हूँ लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत साहब का, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बाल साहित्यकार सहारनपुर से, और इस कार्यक्रम में आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। जी, तो श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग। हमारे आदरणीय पांडे सर ने सभी का आभार व्यक्त कर दिया, तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम में बना रहे। आज के इस कल जब ये सूची बननी थी, तो इस सूची में काफी ज्यादा नाम थे, तो उन नामों को छोड़ते हुए ये फिर ये तय किया गया कि कल भी हम त्वरित भाषण का कार्यक्रम करेंगे, यानी कल 19 मार्च को भी हम इसी चरण, दूसरे चरण में इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। तो जिन साथियों ने सहमति रह गई हो, तो वो कल के कार्यक्रम के लिए भी अपना नाम दे सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए, कल भी त्वरित भाषण कार्यशाला का दूसरा चरण होगा। जिन साथियों ने नाम नहीं दिया है वो दे सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के नाम कल से छूटे हुए हैं, तो इसलिए ये तय हुआ 2 दिन इस कार्यक्रम को कर लेंगे। तो मैं एक बार आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबको से निवेदन करूंगा, आज बच्चों ने वास्तव में त्वरित तत्काल दिए विषय पर बहुत अच्छे भाषण दिए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं जितने भी कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को में जुड़े हुए लोग हैं, जितने लोग भी इस कार्यक्रम को
यूट्यूब के माध्यम से हमारे देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके घर परिवार स्कूल में कोई ऐसे बच्चे हों तो उनको जरूर इस पटल पर जोड़ने की कृपा कीजिएगा। और इस वीडियो को जितने लोग भी सुन रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा हमारे इस बाल प्रहरी चैनल को सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे और लाइक करके और शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा और ये कार्यक्रम